येस न्यूज मराठीच्या सर्व बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आजच YouTubeवर येस न्यूज मराठीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन ऑन ठेवा। निर्मला सीतारमण जी ने जो हमारा यूनियन बजट 2021 का जो दिया है वो देश के इतिहास में पहला ऐसा बजट है कि जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है और इसके कारण निश्चित रूप से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर केवल अच्छा नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाले इन्वेस्टमेंट से रोजगार भी बड़े प्रमाण पर निर्माण होते हैं। बाद में स्टील और सीमेंट कोर इंडस्ट्री जो होती है उसमें स्वाभाविक रूप से उसके कारण बाकी इंडस्ट्री को भी गतिशीलता मिलती है। वैसे कल ही मुझे जानकारी मिली कि हमारी जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो कल मुझे बताया गया कि उनका लगभग टर्नओवर पिछले साल के तुलना में इस साल दुगना हुआ है और इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बाकी इंडस्ट्री को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। जो रोड सेक्टर में जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है 100 लाख करोड़ की, उसमें पहले जो 6,835 प्रोजेक्ट थे उसमें 7,400 प्रोजेक्ट्स अभी बढ़ाए गए हैं और इसमें 2017 प्रोजेक्ट्स जो है 1.01 लाख करोड़ के वो कंप्लीट भी हुए हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। जो वित्त मंत्री जी ने रोड सेक्टर के बारे में काफ़ी प्रमाण में उसको रिकग्नाइज भी किया है कि रोड सेक्टर में हमने इस साल भारतमाला में भी काम पूरे किए और जनवरी एंड तक ही हमने पिछले साल का रोड कंस्ट्रक्शन का रिकॉर्ड पूरा किया है 28 किलोमीटर का, और फरवरी और मार्च एंड में फाइनल होता है। तो मेरा विश्वास है कि 40 किलोमीटर हम लोग पूरा कर सकेंगे। इसमें रोड के साथ साथ ये जो मोनेटाइजेशन हुआ है टीओटी, उसके साथ साथ हमारे इसमें हमने काफ़ी नए इकोनॉमिक मॉडल्स तैयार किए हैं, उसमें भी मोनेटाइज करके काफ़ी पैसा खड़ा किया है और उसके कारण अब हमारा बजट जो था वो 91,000 से अब 1,18,000 करोड़ तक गया हुआ है। तो इसका भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा। जो 5 रोड जो है वो इनविट में 5,000 करोड़ के वो ऑलरेडी इनविट में हमने लिए हैं और इसके साथ साथ अभी जैसे NHI में ये इनविट आया, TOT आया, BOT आया, PPP आया, वैसे अब रेलवे में भी आया है और इसी के साथ साथ एयरपोर्ट्स में भी आ रहा है, वेयर हाउसिंग और स्पोर्ट्स स्टेडियम तक आया है। तो ये काफ़ी जगह पर इसमें मोनेटाइज करके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी पैसा उपलब्ध होगा। बजटरी पैसा जो है उसका सपोर्ट मिलेगा और मोनेटाइज किए हुए पैसे से भी वो उससे कम से कम मेरे हिसाब से जो बजटरी सपोर्ट है उससे कम से कम 1:10 में अगर 1 लाख करोड़ बजट होगा तो 9 लाख करोड़ मोनेटाइज करते हुए पैसा आएगा। हमारे रोड सेक्टर में तो कम से कम यही परिस्थिति है और मुंबई दिल्ली जैसा हाईवे है, इसको हम अभी मोनेटाइज कर रहे हैं। ऐसे 22 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही अच्छा बजट रहा है। इसमें करीब 8,500 किलोमीटर हाईवेज हमने ऑलरेडी अवार्ड किया है काम। उसमें अभी तक जो हाईवे के प्रोजेक्ट्स थे उसमें जो हमने पूरा किया है उसका भी मैंने आपको बताया कि इस बार हम लोग 40 किलोमीटर तक जाएंगे और इसमें भी जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स है उसमें भारतमाला में और नीचे हमारे इसमें जो प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने केरला को जो 65,000 करोड़ और मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर जो है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसको भी हम काम शुरू कर रहे हैं और उस एक ही प्रोजेक्ट की कीमत 40,000 करोड़ है। 675 वेस्ट बंगाल को मिले 25,000 करोड़ के, आसाम को भी हम काफ़ी काम इसमें कर रहे हैं। तो एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बेसिक बजट हमको मिला है
वो लैंड एक्विजिशन करने के लिए हमारे काम में आता है, और बाकी का पैसा जो होता है वो सब हम लोग कैपिटल मार्केट से खड़ा करते हैं, जो अलग अलग जगह से। तो ये जो इंक्रीज हुआ है बजट में, इससे और काम होने में मदद मिलेगी। जहाँ तक स्क्रैपिंग पॉलिसी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्क्रैपिंग पॉलिसी का विषय भी अनेक दिनों से चल रहा था, और मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान ये 5 साल में वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। अभी ये इंडस्ट्री है 4.5 लाख करोड़ की, उसमें से 1,45,000 करोड़ एक्सपोर्ट है। और आपको पता होगा कि हमारे 2 व्हीलर इंडस्ट्री में बजाज, टीवीएस और हीरो और बाकी भी लोगों ने 50% का उनका प्रोडक्शन एक्सपोर्ट किया है। अब ये एक्सपोर्ट करने में सबसे अच्छी बात एमएसएमई और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दोनों दृष्टि से देश के हित में हुई है कि ऑटोमोबाइल में जो पार्ट्स कुछ बाहर से इंपोर्ट होते थे, उसके ऊपर मैंने वित्त मंत्री जी को कहा था कि भाई इसमें हमारे देश में मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया होना चाहिए। और मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ओनर्स को भी बुलाकर कहा था कि आप ये इंपोर्ट करने के इसमें मत बैठिए, आप यहाँ शुरू करिए, आपके वेंडर्स डेवलप करिए। और मुझे खुशी है कि इसमें बड़े प्रमाण पर इंपोर्ट करने वाले ऑटो स्पेयर पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई गई, उसके कारण मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये पिछले साल तक यानी आने वाले साल को पूरा करेंगी तो 6 लाख करोड़ की हो जाएगी, और ये देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाली इंडस्ट्री है। अब इसमें और दूध में शक्कर है, स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफ़ी बड़े हैं, और इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो अभी वर्ल्ड के सभी ब्रांड्स हमारे देश में प्रेजेंट है, मर्सिडीज से लेकर ऑल बिग मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी इनकरेज कर रहे हैं। और कल अभी आने वाले 4-5 दिन में, अगले सप्ताह में शायद मीटिंग तय हुई है, प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र राघवन साहब, नीति आयोग और हमने ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, ये लिथियम आयन हमारे देश में नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव जो है एयर आयन और अलग दूसरे मेटल के आयन, एल्यूमिनियम या स्टील आयन, तो इसके आधार पर हमारी बैटरी बने और इसमें रिसर्च हो, ताकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है स्वावलंबी बने, और हम लोग हमारे वर्ल्ड में हमारी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें कोई इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो अभी पहली बात तो ऐसी है कि हमने लिथियम आयन बैटरी हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो इसका भी काम हमने शुरू किया है। ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हुई है, इसमें 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल जो है, जो 20 साल से पुराने हैं, ये स्क्रैप हो जाएंगे। तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नई लेने वाला ही है, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। 34 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर देन 15 ईयर्स एंड 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर देन 20 ईयर्स। बाद में 17 लाख मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल, 17 लाख ओल्डर देन 15 ईयर्स विदाउट वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट। अब ये 17 लाख और ये संख्या जो है, ये मैं जो देख रहा हूँ, ये करीब 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल है। ये पोल्यूशन कर रहे थे, क्योंकि जितना पुरानी टेक्नोलॉजी है वो एयर पोल्यूशन भी कर रहे थे, फ्यूल भी ज़्यादा खा रहे थे। तो अब ये और अदर ओल्डर व्हीकल पोल्यूट 10 to 12 टाइम्स मोर देन फिट व्हीकल, यानी 10 से 12 गुना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे थे। तो पहली बात तो ऐसे कि रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड डिफेक्टिव व्हीकल्स ऑन रोड, ये पहला एडवांटेज में पोल्यूशन कम होगा। दूसरा एडवांटेज 25 से 30% रिडक्शन इन व्हीकुलर एयर पोल्यूटेंट्स, इसमें इसकी कमी होगी। तीसरी बात इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी, न्यूअर व्हीकल मीट रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड मटेरियल एंड व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो स्क्रैपिंग होगा तो स्टील, रबर, एल्यूमिनियम, कॉपर जो वेस्ट निकलेगा, अभी हम लोग कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने हमारे पोर्ट का, मैं जब मंत्री था तो ये इसी के लिए 18 मीटर ड्राफ्ट बढ़ा है। तो दुनिया का भंगार 2 लाख टन के शिप में अपने यहाँ आएगा, वो बहुत सस्ता आएगा, थ्रोइंग प्राइस पे आएगा,
और फिर उससे हम लोग सेग्रीगेट करेंगे मेटल को, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, और फिर उसका रिसाइकलिंग करेंगे। तो जो स्पेयर पार्ट्स 100 रुपये में मिलता था वो 60 रुपये या 65 रुपये में बनेगा। तो वर्ल्ड के कंपटीशन में हम लोग सबसे सस्ते होंगे और इसलिए ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़ेगी। इसमें मटेरियल, इसके कारण फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ेगी। मैं जब कॉलेज में था तो स्कूटर मैंने खरीदी की थी, तब 32 किलोमीटर इन्हें सच्चा अच्छा एवरेज समझ रहा था। मैं बजाज की स्कूटर मैंने ली थी और कहता था कि मेरी स्कूटर का एवरेज 32 है। अभी जो बाइक आप यूज़ कर रहे हैं वो 80 किलोमीटर तक गई है। तो इसका मतलब ये जो पुराने सब जाएंगे और नए आएंगे तो इसमें जो इम्पोर्ट है 8 लाख करोड़ का वो भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, फ्यूल इफिशिएंसी उड़ गई और लाइट वेट व्हीकल है, इसमें टेक्नोलॉजी बदली हुई है। रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एंड फॉरेन का जो अपना फॉरेन डॉलर में जो फॉरेन का अपना ये डॉलर है वो इसमें बचेगा। न्यूअर हेवी कमर्शियल व्हीकल आर 3 to 6% मोर फ्यूल इफिशिएंट। ये ट्रक वगैरह में काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। और इम्प्रूव्ड सेफ्टी फीचर्स सच एज एयर बैग्स, ABS एंड क्रैश नॉर्म्स। अभी मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते एयर बैग्स को भी मैंडेटरी किया है। तो ये मुझे लगता है ये सब फ़ायदा होगा। इससे करीब 10,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट आएगी और करीब 50,000 नए जॉब क्रिएट होंगे ये स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण। टाइमली फिटनेस चेक, इमिशन नॉर्म्स एंड ऑपरेशनल कंडीशंस ऑफ व्हीकल्स थ्रू ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम। अब देश में हम ये सिस्टम बड़े प्रमाण पर खड़े कर रहे हैं ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के साथ। एंड ऑफ लाइफ क्राइटेरिया अंडर द पॉलिसी वुड बी बेनिफिशियल टू रिमूव मोस्ट अनफिट डिफेक्टिव व्हीकल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट रॉ मटेरियल फॉर स्क्रैपिंग इंडस्ट्री, ये मैंने आपको बताया। तो स्क्रैपिंग पॉलिसी बहुत दिनों से थी, वो इसमें आई है और आज मैंने बेनिफिट आपको बताया। मैं आज से 15 दिन के अंदर, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने हमारे को अधिकार दिया है, मैं स्क्रैपिंग पॉलिसी डिक्लेयर करने का काम करूंगा। ये जो विशेष रूप से हमारी भारतमाला परियोजना जो है उसमें 24,800 किलोमीटर हमने लेंथ ली थी और उसमें से 10,206 किलोमीटर जो है ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और कुछ पूरी भी हुई है। तो निश्चित रूप से अभी NHI की लेंथ है टोटल 1,36,521 किलोमीटर और ये अलग अलग प्रकार के इसमें बिहार का पैकेज है, जम्मू कश्मीर का पैकेजेस है, बाकी भी इसमें भारतमाला परियोजना में ली गई है। तो ओवरऑल मेरा विश्वास है कि देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज आप देख रहे हैं। वैसे मैं जब मंत्री बना तो उस समय से आज के 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में करीब 50-60% इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया है और इस 5 साल में हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबरी में होगा और कुछ हमारे 22 ग्रीन हाईवे जो बन रहे हैं वो इससे भी बेटर बनेंगे, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बने हैं। जैसे अभी आप में से बहुत से लोग हमारे 16 लेन रोड पर जाते हैं जो आपका दिल्ली मेरठ का पार्ट है, तो आप में से बहुत लोगों का टाइम पीरियड सवा घंटा जो आते थे यहाँ पार्लियामेंट तक आने के लिए वो 15 मिनट में आने लगे हैं। और दिल्ली मेरठ अभी हम लोग 2 महीने में शुरू करेंगे तो जो 4 घंटे लगते थे वो 45 मिनट में। तो ऐसे 22 ग्रीन हाईवे है। तो ये रोड सेक्टर में तो काफ़ी बदलाव हुआ है और ये जो नेशनल पाइपलाइन जो बनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, उनको भी मदद मिलने वाली है और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और हमारा बजट भी जो 91,000 से अब 1,18,000 करोड़ तक बढ़ा है, तो ये भी बहुत अच्छा है कि जिसके कारण इसमें काफ़ी गति आएगी। MSME में मुझे बहुत खुशी है कि अब स्टील की प्राइस पिछले 6 महीने में 65% बढ़ी है। तो स्टील का जो इंपोर्ट हो रहा था उसके बारे में वित्त मंत्री जी ने उसमें जो घोषणा की है, ये निकालो कागज है, इसके कारण जो 15% ड्यूटी थी, ये 15.5 कितने 15 से 7.5 स्टील पे कस्टम ड्यूटी 15%, 7.5% जो थी 15% थी वो 7.5% आई। तो 7.5% इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने के कारण जो MSME में छोटे छोटे कंपोनेंट बनाने वाले हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। जो स्टील स्क्रैप आ रहा था
उसके ऊपर अब कोई ड्यूटी नहीं है। तो स्टील सस्ता होने के लिए इसकी उम्मीद करता हूं मैं कि इसका कुछ फ़ायदा होगा। ADD एंड CVD ऑन सर्टन स्टील प्रोडक्ट्स, ये भी नो ADD एंड CVD ऑन सर्टन स्टील प्रोडक्ट। कॉपर स्क्रैप पे ड्यूटी जो थी वो 2.5% ड्यूटी फ्रॉम 5% से 2.5% आई, तो वो भी MSME को फ़ायदा होगा। रिड्यूस ड्यूटी ऑन नाफ्ता केमिकल्स एंड रेजिंग ड्यूटी ऑन सोलर इंपोर्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे पैनल्स हमारे यहाँ बने, सब प्रकार के इक्विपमेंट जो आपका उसका जो चार्जर्स बनता है, इन्वेंटर बनता है, ये सब अब इंडिया में बने, इसके लिए इसकी ड्यूटी बढ़ाई गई है। कैपिटल गुड्स टू बी हायर ड्यूटीज ऑटो पार्ट्स, इससे बाहर से जो ऑटो पार्ट्स आए थे वो बंद होंगे और हमारे देश में तैयार होंगे और एक्सपोर्ट हमारे देश का बढ़ेगा। इसका बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट हमारे रोजगार पर भी होगा। MSME प्रोडक्ट्स 10 to 15% ड्यूटीज, स्टील क्रूज, लेदर, ये लेदर जो है हमारे ऊपर जो इंपोर्ट हो रहा था, भाई लेदर नॉट अलाउड इंपोर्ट्स, एंड जेम स्टोन्स, आर्टिफिशियल कॉटन, हायर ड्यूटीज, इथिल अल्कोहल। तो ये एक प्रकार से MSME के छोटे उद्योगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। MSME का भी बजट हमारा डबल किया गया है, जो 7,500 करोड़ था वो 15,000 करोड़ हुआ है। तो मुझे लगता है कि दोनों विभाग में अच्छा है। और एग्रीकल्चर में सबसे अच्छी बात है कि जो प्राइमरी लेंडिंग है वो 16 लाख करोड़ तक पहुंचा है, और 16 लाख करोड़ में किसानों को ये मिलेगा ही, उसके साथ साथ फिशरीज और डेयरी, उसको भी इसमें फ़ायदा होगा। ये तीनों प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, तो 16 लाख करोड़ ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए बहुत उपयोगी होगा। और जहाँ तक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कोल्ड स्टोरेज और बाकी सब बातों के लिए, उसके लिए भी काफ़ी बड़े अमाउंट की प्रोविज़न वित्त मंत्री ने की है। तो मुझे लगता है, और जो MSP के बारे में बात कही जाती थी कि उसमें उन्होंने आंकड़े बताया आपको, मैं अंदाजन कहूँगा कि करीब 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा MSP के मार्जिन में कमर्शियल प्राइस यानी मार्केट प्राइस और इंटरनेशनल प्राइस दोनों कम हो गई और MSP ज़्यादा हो गई। और हमने स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट जो है वो स्वीकार करके हर साल हमारे मैकेनिज्म से हम लोग MSP बढ़ा रहे हैं, और इसलिए ये होते हुए भी सरकार ने करीब 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा रकम केवल गेहूँ, चावल, मक्का और दाल बिया इसके लिए सरकार ने दी है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में देश के स्वाधीनता के इतिहास के बाद किसानों के लिए इतना बड़ा प्रोटेक्शन अभी तक कहीं मिला नहीं था। स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट स्वीकार करो, यही बात सभी लोग कर रहे थे। उस रिपोर्ट में लिखा था कि MSP आपको हर साल जो है उसका हिसाब लगाना पड़ेगा और वो करनी पड़ेगी, उसके आधार पर हर साल बढ़ रही है। और इंटरनेशनल प्राइस और मार्केट प्राइस से MSP जो है वो ज़्यादा है, यह इसके पहले कभी हुआ नहीं है। और इसलिए कॉटन में भी सरकार ने कितना पैसा किसानों को दिया है, गेहूं के लिए कितना दिया है, चावल के लिए कितना दिया है, कॉर्न के लिए कितना दिया है, और ये अमाउंट 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। ये पहली बार किसानों के लिए सरकार ने दी है। मैं वित्त मंत्री जी का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उन्होंने हमारे पिलर बताए थे इकोनॉमी के, जिसमें हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो फॉरेस्ट, ट्राइबल और रूरल इंडिया है, उसके बारे में उन्होंने सबसे ज़्यादा एस्पिरेशनल इंडिया की प्रायोरिटी दी। और उसके साथ साथ ह्यूमन कैपिटल जो है उसको भी महत्व दिया है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल हेल्थ सेक्टर को भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। अब सोशल सेक्टर में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रही है, मेडिकल कॉलेज बनने से लेकर छोटे छोटे लेबॉर्ट्रीज बनने तक। तो एक नया इनिशिएटिव है रिसर्च के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी में रिसर्च के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। पहली बार रिसर्च के बारे में भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस वित्त मंत्री ने दिया है। देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने वाला, नए रोजगार निर्माण करने वाला, और कोविड के कारण जो कुछ इफेक्ट्स है MSME पर, इंडस्ट्रियल डेवलप पर, GDP ग्रोथ पर, वो सब इफेक्ट में निश्चित रूप से इस बजट से अच्छा परिणाम होगा और GDP ग्रोथ और बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। और पर कैपिटा इनकम केवल अर्बन एरिया में नहीं बढ़ेगा,
जो मेजर्स उठाए गए उसका फ़ायदा रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल, ये जो एस्परेंट डिस्ट्रिक्ट्स है 115, वहाँ विकास का विचार हुआ। वो सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात जो हमारी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है उसके तरफ ले जाने वाला विचार के आधार पर किया गया है। मैं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत रिवोल्यूशनरी अच्छा बजट उन्होंने दिया, इसके लिए वो अभिनंदन के लिए पात्र है।